आपका ये जो टॉपिक है होम्योस्टैसिस, इकोसिस्टम होम्योस्टैसिस, इसको बनाए रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए फीडबैक सिस्टम्स काम करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी, एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अपन एक हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक एनिमल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम में जो मौजूद है, उपस्थित है, उसको अपन ने नाम दे दिया इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन। आरंभ में जो पॉपुलेशन थी जंतुओं की, वो क्या कहलाएगी? इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन। अब यहां से दो संभावनाएं बनती हैं, अपन वन बाय वन दोनों को देखेंगे। मान लीजिए एक संभावना ये है कि इस पॉपुलेशन द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में जितनी क्षमता थी उससे अधिक जीवों को जन्म दिया गया। इसको इंग्लिश में लिखा मोर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस देन आर नीडेड। जरूरत से ज्यादा नई संतति की उत्पत्ति हुई टू बैलेंस लॉसेस इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। किस काम के लिए? कि पॉपुलेशन में जो कमी आ गई थी, जो लॉस हुआ था, उसको कंपनसेट करने के लिए जो हुआ वो ये सिस्टम इस तरह से आया। तो ऐसे में क्या है कि इंक्रीज होगा पॉपुलेशन साइज, नए बच्चों का जन्म होगा तो पॉपुलेशन साइज में वृद्धि होगी और नतीजा क्या होगा? एक लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी, एक बड़ी प्रजनन में सक्षम पॉपुलेशन तैयार हो गई। तो इसका फीडबैक क्या बना? सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन मतलब अपने आप को बनाए रखने में सक्षम। सेल्फ सस्टेन इंक्रीज यानी कि वृद्धि किसमें? इन पॉपुलेशन साइज। और ये पॉपुलेशन साइज जो है एक नॉर्मल से बड़े आकार की इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन में आके वापस से समाप्त हो जाता है। अब दूसरी सिचुएशन में देखें कि एक सिचुएशन है कि फ्यूअर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस देन आर नीडेड टू बैलेंस लॉसेस इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। इसका अर्थ क्या हुआ कि कम नवजातों की, ऑफस्प्रिंग का मतलब नई संतति की, कम नई संतति उत्पन्न होती है, देन आर नीडेड, जितनी जरूरत है उससे कम संतति की उत्पत्ति हुई टू बैलेंस लॉसेस इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। इस काम के लिए ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जो लॉस हुए थे उसको कंपनसेट करने के लिए। तो क्या होगा? पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो जाएगा और स्मॉलर ब्रीडिंग पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी। स्मॉलर ब्रीडिंग पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी तो क्या होगा? वापस से फीडबैक जाएगा सेल्फ सस्टेंड। सेल्फ सस्टेंड का मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए। सेल्फ सस्टेंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, तो क्या होगा? इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन साइज वापस से आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि पहला स्टेप है साहब ये, एक जंतुओं की ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सपोज कीजिए अपन इसको उल्टा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अपन इसको यहां ले आते हैं, फ्यूअर कम संतति को जन्म दिया, जितने चाहिए थे उससे कम संतति उत्पन्न हुई। तो कम संतति उत्पन्न हुई तो नेचुरल है पॉपुलेशन का साइज छोटा हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज कम हो गया। यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज कम हुआ तो ये स्मॉलर ब्रीडिंग पॉपुलेशन तैयार हुई और इसका फीडबैक हुआ सेल्फ सस्टेन डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। मींस वो कम जंतुओं में भी वो पॉपुलेशन बनी रहती है, वो समाप्त नहीं होती। एक सिचुएशन ये है कि ये वाली सामान्य से अधिक नवजातों को जन्म दिया तो पॉपुलेशन के साइज में वृद्धि हो गई, लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन तैयार हुई और ये पूरा सिस्टम इस लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये फीडबैक चलता रहता है दोनों तरह से। ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक लीडिंग टू सेल्फ सस्टेन्ड चेंज। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, उद्दीपित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। यह है पॉजिटिव का मतलब। इसका परिणाम क्या हुआ? लीडिंग टू सेल्फ सस्टेन्ड, आत्मनिर्भर, अपने आप को बनाए रखने में सक्षम एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। पॉपुलेशन चाहे कम हो चाहे अधिक हो, उस इकोसिस्टम में वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन यानी कि बनाए रखने में सक्षम होती है। तो ये है एक पार्ट हो गया। इसी को अपन आगे ले चलते हैं कंटिन्यूटी में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने भी लाइन डायग्राम देखा था, उसी की ये संक्षिप्त व्याख्या है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक पॉजिटिव फीडबैक लूप एक इकोसिस्टम में किस प्रकार से काम करता है वो अपन को समझना है। तो दो तरह से काम करता है। एक तो ये कि पॉपुलेशन या तो इंक्रीज हो जाएगी या एक पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी।
दोनों ही सिचुएशन में वो इकोसिस्टम बखूबी अपने आप को सस्टेन करना अर्थात बनाए रखने में पूरी दक्षता के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ क्रियारत रहता है, अपने रिसोर्सेस जो भी संसाधन वहां पे उपलब्ध है उनका यूज करके। तो एक सिचुएशन तो क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो जन्म ले रहे हैं, जो नई संतति जन्म ले रही है, उससे पॉपुलेशन का साइज लगातार ओरिजिनल साइज से इंक्रीज होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और ये पॉपुलेशन जो है वो नई प्रजनन में सक्षम या प्रजनन में दक्ष पॉपुलेशन का रूप ले लेती है, यानी कि और अधिक संतति को और अधिक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकती है। तो ये जो सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे पॉपुलेशन राइज के साथ साथ, वो ऐसा सिस्टम बनता जा रहा है जिसमें रिसोर्सेज भी संख्या में वृद्धि करेंगे और पॉपुलेशन भी संख्या में वृद्धि करेगी। ऐसी स्थिति में ये सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब जो अपने आप को संभाल के रख सकता है, सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग का अर्थ है अपने आप को संभाल के रखने में सक्षम। ये पॉपुलेशन में राइज देखा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, नई संतति जो होती है, ये पुनः फीडिंग पॉपुलेशन यानी कि जो वयस्कों की जो जनसंख्या है उसमें लगातार ऐड होते रहते हैं। ये एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात क्या है, ये यहां से चालू होती है। इसी प्रकार यदि पॉपुलेशन में मृत्यु को प्राप्त हुए जंतुओं की संख्या यानी कि डेथ रेट अधिक हो गई, किससे? नए जन्मे जंतुओं से। तो ऐसा बहुत ही कम पॉपुलेशन में देखा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो लॉस होता है ना, उसमें क्या होता है कि ब्रीडिंग पॉपुलेशन का साइज भी कम होता जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, जब नए जन्मे जंतुओं की संख्या कम होगी किसके तुलना में? जितने मर गए उसकी तुलना में, तो नेचुरल पॉपुलेशन का साइज कम होगा। तो ऐसे जीव जो प्रजनन में सक्षम होंगे उनका भी नंबर कम हो जाएगा, और जब उनका नंबर कम हो जाएगा तो वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो अकॉर्डिंगली अपने आप को उसी एंगल से सस्टेन करने में प्रयासरत हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप है। ये चीज मैंने लिख रखी है कि यदि पॉपुलेशन में मृत्यु को प्राप्त हुए जंतुओं की संख्या नए रिप्लेस हुए जंतुओं से अधिक है, यानी ज्यादा मर गए, जितने जन्मे उससे अधिक की डेथ हो गई, तो यह लॉस नेचुरल लॉस होगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। एक छोटी ब्रीडिंग पॉपुलेशन का निर्माण कर देता है। पॉपुलेशन का साइज छोटा हो जाएगा तो प्रजनन में सक्षम है, तथा ठीक उसी प्रकार एक पॉजिटिव फीडबैक लूप द्वारा एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा जाता है, पॉपुलेशन में कमी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर वो इकोसिस्टम एक पॉजिटिव फीडबैक लूप द्वारा अपने आप को सस्टेन करने में या बनाए रखने में लगातार प्रयासरत या क्रियारत रहता है। यह है पॉजिटिव फीडबैक लूप। आगे अपन देखते हैं और दूसरा मैकेनिज्म क्या है उसको अगले लेक्चर। अपन पढ़ रहे हैं फीडबैक सिस्टम इकोसिस्टम टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। अब आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो किस प्रकार से एक सेल्फ रेगुलेटिंग होम्योस्टैसिस को प्रेरित करता है। इससे पहले आपने देखा था पॉजिटिव फीडबैक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई चीज अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो दूसरे वाले पॉइंट पे भी उस प्रॉपर्टी को, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देती है। मीन्स आप एक स्विच को ऑन करेंगे दूसरा स्विच ऑन होगा, दूसरा स्विच को ऑन करेंगे तीसरा स्विच ऑन होगा। ये है पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब उसका ऑपोजिट है नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस अगर स्टिमुलेट हुआ तो जब तक स्टिमुलेटेड रहेगा, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता, उसके बाद वो अपने आप वो सेल्फ ऑटो कंट्रोल के थ्रू कट ऑफ हो जाएगा। ये है नेगेटिव फीडबैक। कंसेप्ट को समझिए। नेगेटिव फीडबैक का अर्थ क्या है कि एक बार अगर कोई सिस्टम ऑन हुआ, स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, उसके बाद उसके द्वारा किए गए कार्य जब पूरे हो गए तो अपने आप वो शट डाउन भी हो जाता है, बंद हो जाता है या धीमा हो जाता है। ये है नेगेटिव फीडबैक। अब इस कंसेप्ट को अपन एक इकोसिस्टम में पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आप इसको देखिएगा, ये यहाँ पे इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन है जंतुओं की एक इकोसिस्टम में। अब उसमें एक स्थिति ये हुई कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हुआ, सारे रिसोर्सेज अगर प्रचुरता से उपलब्ध थे तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि टू लिटिल फूड फॉर ऑल इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन में स्टार्व का मतलब भूखा रह जाना, अर्थात प्रजनन दर इतनी अधिक हो गई कि जंतुओं के लिए खाना कम पड़ने लग गया। तो वो जंतु भूखे रह जाएंगे, उसमें से कुछ अगर भूखे रह जाएंगे तो नेचुरल स्ट्रेस में चले जाएंगे, और ऐसे होने से क्या होगा, उन जंतुओं में से कईयों की मृत्यु हो जाएगी टाइम से पहले।
मोर डेथ देन नॉर्मल, सामान्य से अधिक मृत्यु हो जाएगी। एक सिचुएशन ये हो गई, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन वापस से साम्यावस्था में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। तो देखो अब स्टार्टिंग कहां से हुआ था, इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के आकार में वृद्धि, लेकिन भोजन में कमी, टू लिटिल फूड, खाना कम था तो कईयों की मृत्यु हो गई, वापस से पॉपुलेशन सामान्य हो गई, नॉर्मल हो गई। ये सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक है जो पॉपुलेशन के साइज को नियंत्रित कर रहा है। ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये वाली जिसको आप नीचे की तरफ देख रहे हो, इनिशियल ब्रीडिंग पॉपुलेशन की जंतुओं की, इसके अंदर क्या हुआ, डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज हुआ। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो पॉपुलेशन का साइज कम हो जाता है, पॉपुलेशन का साइज कम होता है, लेकिन अगर उस समय केवल इतना सा भी भोजन हुआ कि वो जो जंतु बचे हैं उनका पेट भर सकता है, वो जीवित बने रह सकते हैं, तो क्या होगा कि उनको अगर भोजन पर्याप्त मिल गया जितना चाहिए था, और ऐसा होने पर ऑल इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, जितने भी जीव उस पॉपुलेशन में थे, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है जीवित बचे रहे, सस्टेन किया। यहां पर तो क्या होगा, स्टार, स्टार का मतलब होता है भूखे रह गए थे। यहां पर थ्राइव क्या, थ्राइव का मतलब जीवित रह गए, पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी वो जीवित रह गए। तो नेचुरल है अगर उनको भोजन मिलता रहा, कंडीशन क्या है, अगर वो कम पॉपुलेशन को भी फूड अवेलेबल रहा, भोजन मिलता रहा, तो क्या होगा, फ्यूअर डेथ्स देन नॉर्मल, मृत्युओं की संख्या सामान्य से कम हो जाएगी, और ऐसे केस में पॉपुलेशन वापस से इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में आ जाएगी, और ये अपने आप से ये सेल्फ रेगुलेशन पॉपुलेशन साइज, की पॉपुलेशन का साइज वापस से अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। तो दोनों स्थितियां हैं, एक में बहुत कम भोजन था तो जंतु मर गए, एक में सफिशिएंट भोजन था, पॉपुलेशन कम होने के बावजूद सफिशिएंट भोजन था तो कम डेथ हुई तो वापस से साम्यावस्था हो गई। ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है, पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल किए रखता है। इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में जो लाइन डायग्राम अपन ने शो किया था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को समझने के लिए, उसको अगर अपन कंसीडर करें थ्योरी के फॉर्म में, तो ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, और अच्छे से समझ लीजिए आप इस चीज को, कि नेगेटिव फीडबैक लूप में पॉपुलेशन का साइज, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे भोजन की उपलब्धता हो गया या दूसरे कोई एक्सटर्नल फैक्टर एबायोटिक, उन पर डिपेंड करता है, उनके द्वारा नियंत्रित रहता है। अब दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि यदि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा, भोजन की मात्रा, जो उपलब्ध भोजन है वो कम रह जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, जंतु जो है वो भूख के कारण सामान्य से अधिक जीवों की मृत्यु हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। एक सिचुएशन क्या है कि सामान्य से अधिक जंतुओं की मृत्यु हो गई, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बढ़ा, साधन सीमित थे, भोजन कम पड़ गया और अधिकांश की मृत्यु हो गई, तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये दूसरी सिचुएशन है। इसके विपरीत यदि पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता है, पॉपुलेशन का साइज कम हुआ, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस थे वो तो अपनी जगह रहेंगे, तो अब जो जंतु बच गए उनके लिए तो खाने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, तो उन्हें अच्छा पोषण प्राप्त होगा, जिससे उनके अंदर मृत्यु दर वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिकी तंत्र पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम बनाए रखने में अपने आप को, ये क्या कह सकते हैं ना, सेल्फ गवर्निंग या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, यहां पर ये मैंने अलग कलर यूज किया है क्योंकि ये अपन कंक्लूड कर रहे हैं, इसको समापन कर रहे हैं, इसके लिए यहां पर क्या देखने को मिला अपने को कि अधिकांश स्पीशीज, उनके जो जीव हैं उनके मध्य में इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर स्पीशीज के जितने भी जीव हैं, अलग अलग स्पीशीज के जितने भी जीव हैं उनके और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के मध्य में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया। अब ये इंटरेक्शन दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो इंटरेक्शन हो सकता है पॉजिटिव, या इंटरेक्शन हो सकता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक पे डिपेंडेंट इंटरेक्शन है, जो कि उस इकोसिस्टम की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में, यू कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो इकोसिस्टम के समस्त जीव होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक द्वारा इकोसिस्टम में होमियोस्टेसिस बनाए रखने में सहायक होते हैं या इकोसिस्टम में होमियोस्टेसिस बनाए रखते हैं। तो ये एक प्रकार का फीडबैक सिस्टम जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक पूरा हो। यूनिट नंबर 4 में जो टॉपिक दिया हुआ है एक लास्ट, वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या साइक्लिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम। अब इसमें पढ़ना क्या है कि जो बायोस्फीयर है इसके अंदर दोनों आ गए, आसमान भी आ गया और जमीन भी आ गई। जमीन पे भी दो तरह के आवास हैं, एक स्थलीय आवास, एक जलीय आवास। ये सारा मिला के क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं उनमें से कई एलिमेंट जो हैं वो जीवों के शरीर में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और जीवों की मृत्यु के बाद वापस वो एटमॉस्फेयर में मिला दिए जाते हैं, चाहे वो जल हो चाहे वो स्थलीय वातावरण में मिट्टी हो। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी जो साइक्लिंग होती है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहलाती हैं। अब इनके दो प्रकार हैं, एक है गैसियस टाइप ऑफ साइकिल, एक है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल। तो गैसियस टाइप की जो साइकिल होती है इसमें जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मुख्य भंडार है, जो रिजर्वायर होता है वो गैसों के रूप में होता है। मेन डिफरेंस क्या है कि जो एलिमेंट्स का रिजर्वायर है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से खासतौर से कार्बन और नाइट्रोजन की जो साइकिल है वो इसी उदाहरण के अंतर्गत आती है गैसियस साइकिल के रूप में। तो गैसियस साइकिल में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रमुख फेज होता है, जो प्रावस्था होती है वो किस रूप में होती है? गैसीय रूप में होती है, इसीलिए गैसियस साइकिल कहलाती है। तो ये एक प्रकार है साइकिल का, गैसियस साइकिल। तो एनवायरमेंट और जीव से वापस एनवायरमेंट, ये है साइकिल। इसीलिए नाम दे दिया गया बायो मीन्स जीव, जियो मीन्स भूगर्भ, केमिकल मीन्स रसायन और साइक्लिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बाय एंड लार्ज साइक्लिक होता है, जीवों से एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से वापस जीव, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसका जो नेक्स्ट टाइप है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। दूसरी टाइप की साइकिल है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में नेचुरल सेडिमेंट्स जो कि पृथ्वी के अंदर जो टॉप सरफेस है उसके अंदर अधिकतम होते हैं। तो ये सेडिमेंट्री साइकिल बेसिकली जीवों के शरीर और सॉइल उनके मध्य चलती है। ये लिथोस्फीयर कहते हैं हम पृथ्वी की सतह को। इसका जो एलिमेंट्स का रिजर्वायर है वो है लिथोस्फीयर, पृथ्वी की सतह, जहां से ये एलिमेंट्स जो है वेदरिंग यानी पर्यावरणीय क्रियाओं द्वारा, एनवायरमेंटल एक्शंस द्वारा ये मिनरल्स जो होते हैं वो वहां से रिलीज होते रहते हैं नियमित रूप से, लगातार सतत रूप से ये वातावरण में रिलीज होते रहते हैं और रिलीज होके ये जीवों के शरीर में प्रवेश करता है पोषक तत्वों के रूप में। अब इनमें से कुछ के उदाहरण ऐसे फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन, इस तरह का एलिमेंट्स है जो कि मिनरल्स के रूप में रॉक से रिलीज होता है और एनिमल्स के बॉडी में इनडायरेक्टली पहुंचता है प्लांट्स के थ्रू, है ना। तो इस प्रकार की साइकिल में एलिमेंट्स की सप्लाई का जो कुछ भाग होता है ना, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ भाग जो होता है उसका लॉस हो जाता है। जैसे कि डीप सी एनिमल्स हैं, तो डीप सी एनिमल्स जो होते हैं जब वो मरते हैं तो वो उनके मरने के बाद में जब वो प्रेसिपिटेट हो जाता है पैने में जाके, तो उनके मिनरल्स को वापस से जल में लाना और जल को उपयोगी बनाना वो संभव नहीं होता है। इसलिए ये भाग जीवों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। समझिएगा बात आप कि यदि जंतु की मृत्यु गहरे जल में हुई है तो वो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उस जंतु में, एलिमेंट्स थे, वो सारे रिसाइकलिंग उनकी नहीं हो पाती। अब जैसे एक और साइकिल है इन एलिमेंट्स के अलावा जिसको अपन नाम देते हैं वाटर साइकिल, बड़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। तो ओडन ने तो इसको गैसियस साइकिल में इंक्लूड किया, लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे कॉर्मोंडी 1969 में इन्होंने एक सेपरेट साइकिल बनाई, वाटर साइकिल, और उसको एक अलग कैटेगरी में रखा है। तो एयर जो है उसके अंदर जो मुख्य घटक हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस। तो आप इनर्ट गैसेस को तो यहाँ पे कंसीडर ही मत करो, है ना, क्योंकि वो रिएक्शन शो नहीं करती। तो अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस वो
मेटाबॉलिक प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उपापचय क्रियाओं में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो गैसेस, खासतौर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रत्येक एलिमेंट जो है वो ग्लोबल साइकिलिंग में सर्कुलेट होकर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये साइकिल पुनः अपन रिमाइंड कर लेते हैं कि ये दो तरह की हैं, एक तो है गैसियस साइकिल, एक है सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल एयर से जीवों के शरीर में, सेडिमेंट्री साइकिल सेडिमेंट्स यानी कि रॉक या मिट्टी के द्वारा जंतु के शरीर में या प्लांट के शरीर में प्रवेश करके जीवों के चक्र में आगे बढ़ती है खाद्य श्रृंखला में, और जीवों के शरीर का एक मुख्य घटक ये एलिमेंट्स निर्मित करते हैं। तो इनकी जो साइकिलिंग है वो एक जटिल क्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है जिनके द्वारा ये साइकिल पूरी होती है। वाटर साइकिल बिल्कुल अलग है इससे, उसको इसमें आप बिल्कुल मिक्सअप नहीं करें। लास्ट में एक स्टेटमेंट है कि सभी गैसें नेचुरल वाटर में डिसॉल्व रहती हैं, प्राकृतिक रूप से ये जल में घुली रहती हैं और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के साथ एक साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम बना रहता है इन एलिमेंट्स को लेकर। इन साइकिल्स को अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे।